अरिस्टोटल मिडिल पाथ को सपोर्ट करता है, यानी सपोर्ट ऑफ द मिडिल पाथ। ठीक, और इसी मिडिल पाथ के वजह से वो सॉल्यूशन ऑफ रिवोल्यूशन का व्यू दे रहा है। ठीक, यहां तक क्लियर है। वहीं पर कार्ल मार्क्स सोसाइटी को सिर्फ दो भागों में बांटता है, अपर क्लास एंड लोअर क्लास। ठीक, मिडिल क्लास नहीं है। तो यहां पर क्या है, मैक्सिमम चांसेज रिवोल्यूशन के बन रहे हैं। ठीक, दो लोग हैं, और यहां पर मिडिल क्लास नहीं है, अब्सेंस ऑफ द मिडिल क्लास इन द क्लास सोसाइटी। अब यहां पर हो क्या रहा है, जैसे जस्ट लाइक ये होता क्यों है, मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर हम पूरी सिचुएशन को देखते हैं, मार्क्स को अगर हम एनालाइज करते हैं, मार्क्स के अकॉर्डिंग केवल दो ही क्लास कैसे है सोसाइटी में। तो सिचुएशन समझो, यहां पर अपर क्लास आर द कैपिटलिस्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, वह मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक, और मिडिल क्लास को अगर हम ले लें, अगर मान लो सपोज है मिडिल क्लास जिसको अब्सेंस मानता है, मार्क्स अब्सेंस कहता है कि नहीं है ये, इनके पास क्या है, मैक्सिमम कैपिटल। ठीक, इनके पास है मिनिमम कैपिटल। ठीक, अब सपोज है इनका ऑब्जेक्ट है मैक्सिमम प्रॉफिट, तो इनके पास कैपिटल की मात्रा इतनी अधिक है कि ये किसी भी लेवल पर प्रोडक्शन कर सकते हैं। समझ रहे? अब प्रोडक्शन अगर ये करते हैं तो मान लो इनके पास पूंजी इतनी है कि ये प्रोडक्शन अगर लार्ज स्केल पर करें, मान लो एक बुक का पब्लिकेशन इन्होंने 1000 पीस प्रिंटिंग कराई। ठीक, और इनके पास मिनिमम कैपिटल है तो ये 500 पब्लिकेशन प्रिंटिंग कराते हैं। इनकी कास्ट आती है 120 रुपए, इनकी कास्ट आती है 100 रुपए। ये अगर 110 रुपए में भी बेचेंगे तो 10 रुपया प्रॉफिट होगा, और ये 120 रुपए में भी बेचेंगे तो इनको प्रॉफिट नहीं होगा। अल्टीमेटली ये मिडिल क्लास कहां चला जाएगा, लोअर क्लास। और ये सिचुएशन है जियो। शुरुआत में जियो फ्री नेट दिया, सभी कंपनियों को खा गया, सभी कंपनियों को क्या कर गया, खा गया। अब फिर हाँ, तो जब सब खत्म हो गया तो इसलिए कहता है मार्क्स, यहां पर कहता है कि मिडिल क्लास है वो धीरे धीरे क्या करेंगे, लोअर क्लास में इंक्लूड। अब यह मिडिल क्लास कैपिटलिस्ट के साथ रिवोल्यूशन किया, कंपटीशन किया है। ठीक, तो यह कैपिटलिस्ट की वीकनेस को ये जान रहा है। इसलिए यह जो मिडिल क्लास है यही लीडर ऑफ सोशलिस्ट रिवोल्यूशन है। यानी मीन्स विभीषण वही है, समझ रहे हो कि नहीं। यानी जो मिडिल क्लास है, क्योंकि लेबर क्लास के पास इतनी कैपेबिलिटी कहां है, इसलिए मार्क्स भी इस बात को मानता है कि अगर सोसाइटी में मिडिल क्लास होगा तो रिवोल्यूशन नहीं हो सकता। मार्क्स भी मान लिया है। अरिस्टोटल भी कहता है कि अगर मिडिल क्लास को सोसाइटी से हटा दिया जाए तो क्या होगा, अगर absence of middle class in society, absence of middle class in society, इसका मतलब बता दो, नहीं समझ में आ रहा। फॉर्मेशन ऑफ इनइक्वालिटी,
असमानता आ जाएगी। समझो कि नहीं? असमानता क्या हो आ जाएगी। और असमानता या इनइक्वालिटी ही दैट इज द इंपॉर्टेंट कजेज ऑफ द रिवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। ठीक, यानी मीन्स कि क्रांति के लिए जो रिवोल्यूशन का जो सबसे बड़ा रीजन है वह असमानता है। वो इकोनॉमिकल अनइक्वलिटी मानता है। और यहां पर हर प्रकार की इक्वालिटी की अनइक्वलिटी की इनइक्वलिटी की बात की जा रही है। ठीक, चाहे पॉलिटिकल हो, सोशल हो, कल्चरल हो, तमाम प्रकार की अगर सोसाइटी में अनइक्वलिटी है तो रिवोल्यूशन का फॉर्मेशन ऑफ बैकग्राउंड ऑन द रिवोल्यूशन इन द इनइक्वलिटी, यानी विदाउट इनइक्वलिटी या absence of inequality there is no possible of revolution in society। अगर सोसाइटी में इनइक्वलिटी नहीं है तो क्रांति की बैकग्राउंड या क्रांति की पृष्ठभूमि बनेगी ही नहीं। इसीलिए जब ये पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम मान लो, अब इस पॉलिटिकल सिस्टम को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, अनस्टेबल। इसका रीजन क्या है? ये रिवोल्यूशन है, ये रिवोल्यूशन है। यानी मीन्स कि अनस्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम इन द एथेंस अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल फेज, देन व्यू ऑफ रिवोल्यूशन थियरी या गिव द रिवोल्यूशन थियरी। ठीक, यानी मीन्स एथेंस में पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल था, तब जाके अरिस्टोटल उस अनस्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर अपना व्यू देता है। वह क्या है? रिवोल्यूशन। अब यहां पर अगर स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम रख दिया जाए, स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम रख देते हैं, तो इसके लिए उसने दिया गिव द कॉन्स्टिट्यूशनल क्लासिफिकेशन। ठीक, और यहां पर सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्या मानता है? क्या मानता है? मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन। मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन इज द आइडियल स्टेट ऑफ अरिस्टोटल। ठीक, आइडियल स्टेट ऑफ अरिस्टोटल, देन सब आइडियल स्टेट ऑफ प्लेटो। यानी प्लेटो का आइडियल स्टेट अरिस्टोटल का नहीं, प्लेटो का सब आइडियल स्टेट अरिस्टोटल का क्या है? आइडियल स्टेट। ठीक, यानी मीन्स अब ये कंसेप्ट आ जाएगा शुरू में। हाँ, अब सपोज दैट क्यों ऐसा करता है, ऐसा क्यों करता है? तो प्लेटो का आइडियल स्टेट यानी आइडियल स्टेट ऑफ प्लेटो रिस्ट्रक्शन ऑफ गार्जियन क्लास, एंड रिस्ट्रक्शन क्या है? फैमिली एंड प्रॉपर्टी। ठीक, और अरिस्टोटल क्या कहता है? अरिस्टोटल कहता है प्रॉपर्टी इज द इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ फैमिली एंड स्टेट। क्लियर? क्योंकि प्रॉपर्टी क्या है? ग्रुप ऑफ गुड्स, वस्तुओं का संग्रह है, जो विदाउट प्रॉपर्टी देयर इज नो डेवलपमेंट ऑफ मैन अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। विदाउट प्रॉपर्टी देयर इज नो टॉप पोजीशन ऑफ स्टेट, यानी बिना संपत्ति के राज्य उच्चतम स्थिति पर नहीं पहुंचेगा। बिना संपत्ति के राज्य में रहने वाले व्यक्तियों का विकास पॉसिबल नहीं है। इसलिए अरिस्टोटल के लिए प्रॉपर्टी क्या है? इंपॉर्टेंट है। अरिस्टोटल के लिए प्रॉपर्टी क्या है? इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। यानी विदाउट प्रॉपर्टी देयर इज नो एब्सोल्यूट डेवलपमेंट ऑफ मैन, देयर इज नो मेंटेन द टॉप पोजीशन ऑफ स्टेट। प्रॉपर्टी इज द कंपल्सरी एलिमेंट, यानी प्रॉपर्टी एक अनिवार्य तत्व है। ठीक, तो अब अगर प्रॉपर्टी
को इंपॉर्टेंट मानता है और प्लेटो प्रॉपर्टी को कहता है कि प्रॉपर्टी और फैमिली गार्जियन क्लास को रिस्पॉन्सिबल लेस बनाता है। ठीक, तो प्लेटो का आइडियल स्टेट अरिस्टोटल का आइडियल स्टेट नहीं होगा। देन लॉज और स्टेटमेंट पब्लिश द सब आइडियल स्टेट इज नोन एज द आइडियल स्टेट ऑफ द अरिस्टोटल। ठीक, मीन्स कि प्लेटो का जो उप आदर्श राज्य है वही अरस्तु का आदर्श राज्य। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लासिफिकेशन समझा दिए थे, थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल क्लासिफिकेशन, अरे बताए होंगे। नंबर ऑफ पर्सन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ गवर्नमेंट, वन पर्सन एंड गुड ऑब्जेक्ट दैट इज द मोनार्की सिस्टम, बैड ऑब्जेक्ट कन्वर्ट द डिक्टेटरशिप। याद आ रहा है? एक व्यक्ति, कुछ व्यक्ति, एक व्यक्ति, यानी दो बेस पर वह कॉन्स्टिट्यूशनल क्लासिफिकेशन की थियरी देता है। एक है पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन एंड दूसरा ऑब्जेक्ट ऑफ गवर्नमेंट, यानी दो चीजें हैं उसकी। एक पर है कि जैसे थियरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल क्लासिफिकेशन, थियरी ऑफ constitutional and constitutional classification depend upon two sub theory, first and second। ठीक, फर्स्ट है पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन इन पॉलिटिकल सिस्टम, अब दूसरा है ऑब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक, गुड ऑब्जेक्ट क्या है जी? पब्लिक इंटरेस्ट, यानी फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक, बैड ऑब्जेक्ट क्या है? फॉर इंडिविजुअल इंटरेस्ट, यानी इग्नोर द पब्लिक इंटरेस्ट एंड फॉलो द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। यही ना मतलब कि इग्नोर द पब्लिक इंटरेस्ट एंड फॉलो द इंडिविजुअल इंटरेस्ट, यानी मीन्स जनता के हितों की उपेक्षा करना और अपने हितों की क्या करना? पूर्ति करना। ठीक, अब ये चीजें, ठीक, क्यों? पब्लिक इंटरेस्ट को अच्छा शासन मानता है और इंडिविजुअल इंटरेस्ट को बैड गवर्नमेंट मानता है। पब्लिक इंटरेस्ट को अच्छा क्यों मानता है और इंडिविजुअल इंटरेस्ट को बुरा क्यों मानता है? ऐसा है बाबू, मेकअप खाली चेहरे पे क्यों लगाता है, पूरे शरीर में लगाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं समझ में आ रहा है? पब्लिक इंटरेस्ट में अगर वर्क करेगी गवर्नमेंट, शासक, तो अनइक्वलिटी इंक्रीज नहीं करेगी, इक्वलिटी मेंटेन होगी। इंडिविजुअल इंटरेस्ट में शासन होगा तो इनइक्वलिटी बढ़ेगी। नहीं समझ में आ रहा है? दिमाग में बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर लोगों के इंटरेस्ट में, जैसे जस्ट लाइक फैमिली का हेड ऑफ द फैमिली अगर सिर्फ अपने लड़के के इंटरेस्ट में काम करे तो उस परिवार में इनइक्वलिटी इंक्रीज करेगी कि नहीं? रिवोल्यूशन होगा कि नहीं? अगर फैमिली के इंटरेस्ट में शासन वो हेड ऑफ द फैमिली का रोल करे तो इनइक्वलिटी बढ़ेगी, परिवार में कॉन्फ्लिक्ट होगा। ये दिमाग में नहीं घुस रहा था तुम लोग के? यार तो सबका भला तो यहाँ पर लिखा जा रहा है, उसमें नया चीज क्या है? अरे इससे कोरिलेट करिए, ले जाइए पहले वाले थॉट पर। क्या हुआ? भीड़ तंत्र है, वो आइलोग्रेसी है, नहीं डेमोक्रेसी है ना। एक राजतंत्र में राजा अपनी प्रजा को अपने पुत्रवत व्यवहार करती है, तो लोगों के इंटरेस्ट में हो गया। ठीक, और डिक्टेटरशिप में वो अपनी प्रजा को प्रजा नहीं मानता है, बल्कि भेड़ बकरियां मानता है और कहता है कि ये मेरा इंटरेस्ट। वही लोकतंत्र में क्या होता है? भीड़ तंत्र। यहाँ पर लोकतंत्र का मतलब भीड़ तंत्र से है, और कॉन्स्टिट्यूशनल जो मोनार्की है वह डेमोक्रेसी है, जहां पर शासक लोगों के इंटरेस्ट नहीं। मैंने बताया था, एक कंसेप्ट बताया था, ये वाला साइक्लिक थियरी ऑफ
कॉन्स्टिट्यूशनल क्लासिफिकेशन, ठीक। ये है मोनर्की सिस्टम, ये है अरिस्टोक्रेसी और ये है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनर्की, यही है ना, ठीक। ये गुड गवर्नमेंट है, ये गुड गवर्नमेंट है। गुड गवर्नमेंट का मतलब कि ये जो शासन का सिस्टम है ये हमेशा किस रूप में है, फुलफिल द पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक। अब यहां पर क्या है, यहां पर क्या है जी, यहां पर वन पर्सन, सम पर्सन एंड पब्लिक, यही है ना, एक व्यक्ति, कुछ व्यक्ति और पब्लिक। अब वन पर्सन अगर पब्लिक इंटरेस्ट में शासन कर रही है तो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होगा, मोनर्की सिस्टम। यानी मीन्स कि अगर एक व्यक्ति, अब ये क्या है, पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक, पार्टिसिपेशन ऑफ क्या है, तो यहां पर शासन में कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वन पर्सन, और वो वन पर्सन अगर लोगों के इंटरेस्ट में शासन कर रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट में, ठीक, तो वह गुड गवर्नेंस होगा, ठीक। और ये सिचुएशन आज है, ये सिचुएशन आज के पॉलिटिकल सिस्टम में है। आज के पॉलिटिकल सिस्टम में जितनी भी रीजनल पॉलिटिकल, जितनी भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वह सभी रीजनल पॉलिटिकल पार्टियां ऑल पब्लिक को लेकर वर्क नहीं करती हैं, बल्कि अपने वोटर को लेकर, अपने वोट बैंक को लेकर वर्क करती हैं। जैसे सपा MY का कंसेप्ट लेकर चलती है, बसपा या शिवसेना, TMC, तो ये लोग इंडिविजुअल अदर को इग्नोर करते हैं कि नहीं। उसी प्रकार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जीतने वाला कैंडिडेट उसी गांव का डेवलपमेंट करता है जिस गांव से उसको वोट मिलता है, और जहां से उसे वोट नहीं मिलता है वहां पर वो डेवलपमेंट नहीं करता, ठीक। यही तो कहता है कि किसी क्षेत्र का विकास हो जाए और किसी क्षेत्र का विकास ना हो तो रिवोल्यूशन होगा, बताता है कि नहीं अरिस्टोटल। इनइक्वालिटी इन द इंपॉर्टेंट कजेज ऑफ द पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, ठीक। अब जैसे सपोज दें, एक सिचुएशन ये है कि अगर इस कंसेप्ट को लेकर हम इस तरह से चले कि स्टेट का फॉर्मेशन पब्लिक ने क्यों किया, जैसे एक कंसेप्ट है